नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं शालिनी खंडेलवाल। बुलेटिन में अहम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। केंद्र और असम सरकार के साथ 8 विद्रोही गुटों के बीच शांति समझौता। हिंसा का रास्ता छोड़ मुख्य धारा में शामिल होंगे समूह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर में शांति के लिए बताया मील का पत्थर। एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान रवाना। कारोबार, संपर्क, क्षेत्रीय सहयोग पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री ने कहा, विभिन्न मुद्दों पर विचारों के आदान प्रदान को लेकर उत्सुक। जम्मू कश्मीर में फोटो मतदाता सूची में आज से विशेष संशोधन अभियान शुरू। 25 अक्टूबर तक दावे और आपत्तियां होंगी दाखिल। अंतिम मतदाता सूची का 25 नवंबर को प्रकाशन। चीते भारत लाने के लिए नामीबिया पहुंचा विशेष विमान। नए मेहमानों के लिए मध्य प्रदेश के कुनु नेशनल पार्क में तैयारियां पूरी। प्रधानमंत्री 17 सितंबर को छोड़ेंगे चीते। संयुक्त राष्ट्र महासचिव और रूस के राष्ट्रपति के बीच यूक्रेन युद्ध पर बातचीत। उर्वरक के निर्यात, ज़पोरिज़िया परमाणु संयंत्र पर चर्चा। युद्धबंदियों की अदला बदली में तेजी की जताई उम्मीद। अब नजर डालते हैं कुछ अन्य मुख्य समाचारों पर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वैकल्पिक ईंधन के उपयोग पर जोर दिया है। दिल्ली में सतत और अभिनव वित्त पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक इथेनॉल, बायो सीएनजी और ग्रीन हाइड्रोजन से न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि लागत भी कम आएगी। विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिखकर संबंधित राज्यों में फास्ट ट्रैक अदालतों और विशेष अदालतों के गठन की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया है, ताकि महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के खिलाफ जघन्य अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई की जा सके। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग घोटाले के सिलसिले में आज दिल्ली और कोलकाता में एक कंपनी के परिसरों की तलाशी ली। आरोप है कि परीक्षा के उम्मीदवारों के रिकॉर्ड में हेराफेरी की गई और इसमें कंपनी की भूमिका सवालों में है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की और उनसे लाभ के पद के मामले में राज्य में पिछले 3 सप्ताह से व्याप्त भ्रम को दूर करने का आग्रह किया। असम सीमा पर स्थित भारत भूटान सीमा द्वार समद्रुप जोंगखर और गेलेफू 23 सितंबर को पर्यटकों के लिए खोले जाएंगे। कोरोना महामारी के बाद से दोनों द्वार बंद कर दिए गए थे। भारत गहरे राजनीतिक संकट और आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका के लिए 2022 में सबसे बड़े कर्जदाता के रूप में उभरा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अपने पड़ोसी देश को 37.7 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया है। मुइफा तूफान शंघाई में तबाही मचाने के बाद पूर्वी तट की ओर बढ़ गया है। बीती रात तूफान के चलते शंघाई शहर में तेज हवाएं चली और भारी बारिश हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की कार हादसे में घायल हो गए हैं। युद्ध क्षेत्र का दौरा करने के बाद वो राजधानी कीव लौट रहे थे, तभी उनकी कार दूसरे वाहन से टकरा गई। स्वीडन की प्रधानमंत्री मैग्डलेना एंडरसन ने दक्षिणपंथी समूह के संसद में सामान्य बहुमत हासिल करने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया है। स्वीडन की 349 सीटों वाली संसद रिक्सडैग में दक्षिणपंथी ब्लॉक को 176 सीटें मिली हैं। ब्रिटेन में हजारों लोग दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन कर रहे हैं। उनका पार्थिव शरीर लंदन स्थित संसद भवन के वेस्टमिंस्टर हॉल में रखा गया है। सोमवार को उनका अंतिम संस्कार होगा। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में केंद्र, असम सरकार और 8 उग्रवादी गुटों के प्रतिनिधियों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए। जिन गुटों के साथ समझौता हुआ है उनमें ऑल आदिवासी नेशनल लिबरेशन आर्मी, असम के आदिवासी कोबरा मिलिटेंट, बिरसा कमांडो फोर्स, संथाल टाइगर फोर्स और आदिवासी पीपुल्स आर्मी शामिल हैं। इन समूहों के साथ 2012 से संघर्ष विराम लागू है। अब परेश बरुआ और कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व वाले प्रतिबंधित उल्फा के गुट को छोड़कर असम में सक्रिय अन्य सभी उग्रवादी समूहों के साथ शांति समझौता हो गया है।
इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि असम और पूरे पूर्वोत्तर के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। सरकार पूर्वोत्तर में शांति के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि समझौते से आदिवासी जनजाति के लोगों को सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास का मौका मिलेगा और साथ ही राजनीतिक अधिकार भी मिलेंगे। एक बड़ा मील का पत्थर हम पार कर कर आगे बढ़ रहे हैं। असम के आदिवासी समूह के लगभग 1100 के आसपास जवान हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट को शांत और समृद्ध बनाने की वो प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पड़ाव है। गृह मंत्रालय ने पूरे नॉर्थ ईस्ट को शांत और समृद्ध बनाने के लिए उत्तर पूर्व की अद्भुत संस्कृति का संवर्धन और विकास करने का फैसला लिया है। सरकार आदिवासी आबादी वाले गांवों और क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विशेष आर्थिक मदद देगी। 5 साल की अवधि में 1000 करोड़ रुपए का विशेष विकास पैकेज दिया जाएगा। समझौते के मुताबिक सरकार एक आदिवासी कल्याण और विकास परिषद की स्थापना करेगी, जो असम की राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करेगा। साथ ही यहाँ के लोगों की सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई और जातीय पहचानों की रक्षा, संरक्षण और संवर्धन में मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए उज्बेकिस्तान के समरकंद रवाना हो गए हैं। समूह की बैठक में कारोबार, संपर्क, क्षेत्रीय सहयोग सहित वर्तमान वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। उज्बेकिस्तान रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि एससीओ शिखर सम्मेलन में वो सामयिक, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, एससीओ के विस्तार और संगठन के भीतर बहुआयामी और पारस्परिक सहयोग को और गहरा करने पर चर्चा के लिए तत्पर हैं। इस दौरान व्यापार, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्रों में आपसी सहयोग के लिए कई निर्णय लिए जाने की संभावना है। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि बैठक में विकास से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और आतंकवाद सहित साझा चुनौतियों से निपटने, कारोबार और आर्थिक विषयों पर चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि एससीओ की बैठक में क्षेत्रीय विषयों और विकास के साथ ही आर्थिक मुद्दों पर भी चर्चा होती है। We expect that the discussions during the summit would cover topical, regional and international issues, reform and expansion of SCO, the security situation in the region, our cooperation perspective in the region, including strengthening connectivity, as well as boosting trade and tourism in the region. Samarkand Declaration and numerous other documents are expected to be finalized during the summit. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले कुछ अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसमें उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक भी शामिल है। With the President of Uzbekistan and some other leaders on the sidelines of the summit. PM's participation in this summit is a reflection of the importance that India attaches to the SCO and its goals. इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता अखिलेश सुमन। अखिलेश, प्रधानमंत्री के कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मिलने की संभावना है। साथ ही ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान और चीन के राष्ट्राध्यक्षों से भी मिल सकते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए शालिनी, यह लाख टके का सवाल है, क्योंकि अभी तक जो हमें संकेत मिल रहे हैं, सरकार के कई सूत्रों से हमने बात की और लगातार हम इस बात पे कोशिश कर रहे हैं कि पता चले कि किन किन राजनेताओं से बात होने वाली है। तो देखिए 2-3 कह सकते हैं कि 3 राजनेताओं से तो बात होने की बात तकरीबन सही है। एक तो उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उसके अलावा ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, ये तीनों मुलाकातें तकरीबन तय हैं और इसके बारे में हमको है कि ये मुलाकात होगी। लेकिन जो अन्य बात आप बोल रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बारे में, तो पाकिस्तान ने ऐसा कोई अभी तक संकेत नहीं दिया है जिसके कारण भारत को यह लगे कि हाँ जी पाकिस्तान
पाकिस्तान के साथ बात करने में अभी क्षेत्रीय सुरक्षा को फायदा होगा या पूरा विकास कार्यक्रम जो है वो एससीओ का या पूरे इलाके का उससे कोई फायदा होगा, तो इस बात की बहुत ही कम संभावना है। दूसरी जो बात है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की, तो देखिए पूरे सरकार के अंदर ये एक समझदारी बनी है और एक कह सकते हैं कि जो हमें इनपुट मिल रहे हैं कि चीन के साथ जो हमारे रिश्ते हैं अभी कह सकते हैं कि बहुत ही ऐसी स्थिति में नहीं है कि हम आगे बढ़कर उनके साथ जाके हाथ मिलाएं, बातचीत करें। और अक्टूबर में जब शी जिनपिंग अपने तीसरे टर्म की तैयारी कर रहे हैं, वैसे में जाके उनको यह कहने का मौका मिला कि हाँ जी हमने भारत के साथ अपनी समस्याएं सामान्य कर ली हैं। तो ये जो दोनों मुलाकातें हैं, इन दोनों मुलाकातों पे अभी लगातार प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है और निश्चित तौर पे चीन की तरफ से ये कोशिश है, रूस की तरफ से भी ये कोशिश है कि चीन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री मिल लें, लेकिन इस बात की संभावना अभी तक नहीं है और लगातार भारत ये इस बात को नहीं स्वीकार कर रहा है कि ऐसी कोई संभावना है। लेकिन अंतिम समय में क्या होता है, वहां अगर चीन कोई ऐसा रोड मैप पेश करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने परोक्ष रूप से कि इस रोड मैप पे हम काम करने जा रहे हैं, तो उस समय में अंतिम समय में कुछ ऐसा हो जाए चमत्कार जैसा तो कह सकते हैं, लेकिन अभी तक जो स्थितियां हैं उसके मुताबिक ऐसी कोई बातचीत जी अखिलेश, इसके अलावा प्रधानमंत्री का वहां पर क्या कुछ खास कार्यक्रम रहेगा? देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम के तकरीबन 7 बजे निकले हैं और वो 10:30 के करीब में वो पहुंचेंगे वहां। तो 10:30 इस बीच में शाम में वहां रात्रि भोज का आयोजन है और वहां संगीत और इन सब कार्यक्रमों का आयोजन है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने समय की अनुपलब्धता की वजह से वहां उन कार्यक्रमों में तो शायद शरीक नहीं हो पाएंगे। लेकिन जो दूसरी मुश्किल ये है कि देखिए जब कल सुबह से ही बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पहले रेस्ट्रिक्टेड मीटिंग है जिसमें कि जो एससीओ के सारे सदस्य हैं, एससीओ के जो परमानेंट मेंबर हैं वो सारे परमानेंट बैठेंगे, उनके बीच में महत्वपूर्ण बातें होनी है क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जो रिव्यू करना बहुत जरूरी है कि 2001 से जो एससीओ बना और आज 2022 तक एससीओ ने जो वादे किए थे, जो सोचा था, उस मामले में कितनी प्रगति हुई है। और इसके अलावा जो कनेक्टिविटी, लैंड कनेक्टिविटी का सवाल है वह बहुत है। उसके कारण एससीओ जो जिस तरीके से पूरी तरह जुड़ना चाहिए सुरक्षा और व्यापार के मामले में उस तरीके से नहीं जुड़ रहा है। और तीसरी जो चौथी बात है कि जो क्षेत्रीय जो संप्रभुता है, सीमाई जो संप्रभुता है, उसके बाद आतंकवाद को रोकने की बात है, इन मामलों में एससीओ कहां तक सफल हुआ, ये सारी बातें कल रेस्ट्रिक्टेड मीटिंग में आएगी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। बढ़ते हैं आगे। निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर के सभी संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटो मतदाता सूची में विशेष संशोधन के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एक नोटिस जारी करके इसकी सूचना दी है। मतदाता सूची का मसौदा जारी होने के साथ ही 25 अक्टूबर तक दावे और आपत्तियां दाखिल की जा सकती हैं। 24 सितंबर के बाद 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को इसे लेकर विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। दावे और आपत्तियों का निपटान 10 नवंबर को होगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 25 नवंबर को किया जाएगा। फोटो मतदाता सूची का प्रारूप जिला मुख्यालय, तहसील कार्यालय श्रीनगर और जम्मू नगर निगम मतदान केंद्र के स्तर पर बूथ अधिकारियों के पास उपलब्ध रहेगा। भारत के मध्य प्रदेश में कुनो राष्ट्रीय उद्यान के लिए 8 चीते ले जाने के वास्ते एक विशेष B747 विमान नामीबिया की राजधानी विंडहोक पहुंच गया है। विमान को एक चीते की तस्वीर के साथ पेंट किया गया है। ये विमान 16 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है और इसलिए ईंधन भरवाने के लिए कहीं रुके बिना नामीबिया से सीधे भारत जा सकता है। नामीबिया से चीतों को ले जाने के लिए भेजे गए विमान में विशेष व्यवस्था की गई है। चीतों को भारत ले जा रहे विमान में कुछ बदलाव किए गए हैं ताकि उसके मुख्य केबिन में पिंजरों को सुरक्षित रखा जाए। उड़ान के दौरान पशु चिकित्सक चीतों पर पूरी तरह नजर रख सकेंगे। चीतों के अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण की परियोजना के तौर पर एक मालवाहक विमान से 8 चीते 17 सितंबर को राजस्थान के जयपुर ले जाए जाएंगे। इनमें 5 मादा और 3 नर चीते हैं। इसके बाद जयपुर से वे हेलीकॉप्टर से मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में अपने नए बसेरे कुनो राष्ट्रीय उद्यान ले जाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में इन चीतों को छोड़ेंगे। भारत सरकार ने 1952 में देश में चीतों को विलुप्त करार दे दिया था। भारत ने 1970 के दशक से ही इस प्रजाति को फिर से देश में लाने के प्रयास शुरू कर दिए थे और इसी दिशा में नामीबिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन और सतत विकास जैसे मुद्दे काफी महत्वपूर्ण हैं और दुनिया भर के देशों को इनका समाधान निकालने के लिए साथ मिलकर काम करना चाहिए। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के 62वें कोर्स से जुड़े शिक्षकों और कोर्स करने वाले सदस्यों को राष्ट्रपति भवन में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमें न केवल पारंपरिक खतरों से निपटने के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए, बल्कि अनदेखे खतरों के लिए भी तैयारी करनी चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि हम विविधतापूर्ण दुनिया में हैं, जहां पर एक छोटा बदलाव व्यापक प्रभाव डाल सकता है। India as a nation is taking strides to become an Atmanirbhar Bharat. Various policies initiatives are being implemented to make this vision possible. It is this vision which brings India on the path of development and progress. अब देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए आज की खबर। The SCO is now the largest regional organization in the world. The Shanghai Cooperation Organization, itself is drawing a major attention, not only from the regional countries, but there is a global attention to it. What value does India bring to the SCO, and what is the SCO's value for India? Focus of its activities is Central Asia, and the Central Asian republics want to have an India there which can try to help them in safeguarding their own interests. क्या आप किसी कानूनी समस्या से घिरे हैं? नहीं पता क्या करें? क्या कहता है कानून? क्या है आपके कानूनी अधिकार? समझिए कानून की बारीकियों को मेरे साथ कानून की पाठशाला में, सिर्फ संसद टीवी पर। अब देख रहे हैं आज की खबर। अब बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। बीजेपी ने शराब घोटाले के आरोपी अमित अरोड़ा के एक कथित स्टिंग ऑपरेशन का हवाला देते हुए आम आदमी पार्टी पर घोटाले का आरोप लगाया है। बीजेपी ने दावा किया कि नई आबकारी नीति चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए लाई गई थी। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान विधानसभा से पारित विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि अनियमितताओं को वैध रूप देने की कोशिश की गई है। कर्नाटक ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में 1.3 लाख करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि राज्य में जल्द ही हाइड्रोजन ईंधन के क्षेत्र में काम शुरू होगा। गोवा विधानसभा के अध्यक्ष रमेश तावड़कर ने कांग्रेस विधायकों के बीजेपी में विलय को स्वीकार कर लिया है। बुधवार को कांग्रेस के 11 में से 8 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के सामने 2 प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े 13 उग्रवादियों ने अपने हथियार डाल दिए। आत्मसमर्पण करने वालों में से 12 कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी पीपुल्स वॉर ग्रुप से थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के मवेशियों में लंपी वायरस फैलने पर चिंता जताई है। उन्होंने अधिकारियों को इसकी रोकथाम के लिए जरूरी उपाय करने और पड़ोसी राज्यों से पालतू पशुओं की आवाजाही रोकने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में स्मार्ट ग्राम पंचायत विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के कुछ स्कूलों में पूर्णकालिक शिक्षा न दिए जाने संबंधी याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। एनजीओ सोशल जूरिस्ट की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई है। केंद्र सरकार ने कश्मीर घाटी में कार्यरत अपने कर्मचारियों को विशेष रियायत और प्रोत्साहन पैकेज की सुविधा 3 सालों के लिए बढ़ा दी है। कार्मिक मंत्रालय की ओर से यह आदेश जारी किया गया है।
पश्चिम बंगाल सीआईडी ने कोयला तस्करी मामले में बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी को सम्मन दिया है। उन्हें शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एक बस के सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिर जाने से 5 लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए। बस सुरनकोट पुंछ से जम्मू जा रही थी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के निघासन थाना क्षेत्र में 2 दलित बहनों की हत्या के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े रंगदारी के मामले के सिलसिले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारियों के समक्ष पेश हुई। मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। उज्जैन और आसपास के इलाकों में हो रही लगातार बारिश की वजह से शिप्रा नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया है, जिसके बाद आसपास के कई मंदिर पानी में डूब गए। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन के काला सागर बंदरगाहों के माध्यम से रूसी उर्वरक के निर्यात के बारे में बात की है, ताकि बढ़ते वैश्विक खाद्य संकट को दूर किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन में स्थित यूरोप के सबसे बड़े ज़पोरिज़िया परमाणु संयंत्र की सुरक्षा पर भी चर्चा की, जहां पिछले 3 दिनों से बमबारी बंद हो गई है। एंटोनियो गुटेरेस के मुताबिक युद्ध बंदियों के मुद्दे पर भी बातचीत हुई और दोनों पक्ष सभी युद्ध बंदियों का आदान प्रदान करेंगे। गुटेरेस ने कहा कि 18 अगस्त को लवीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ उनकी बैठक और ज़ेलेंस्की के कार्यालय के प्रमुख एंड्री यर्मक के साथ नियमित बातचीत के बाद उनकी व्लादिमीर पुतिन से वार्ता हुई। अब बात खेल जगत की। महान टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास का ऐलान किया है। 41 साल के फेडरर ने ट्विटर पर इमोशनल पोस्ट शेयर कर इस बात की पुष्टि की। रोजर फेडरर ने 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। उन्होंने जुलाई 2021 में विंबलडन के बाद से कोई प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया है। उनके घुटने के कई ऑपरेशन हुए हैं। उनका विदाई कार्यक्रम अगले सप्ताह लंदन में लेवर कप होगा। ये उनकी प्रबंधन कंपनी की ओर से संचालित एक टीम इवेंट है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं अर्जेंटीना के इबेरा राष्ट्रीय उद्यान की तस्वीरों के साथ, जहां जगुआर प्रजाति के 2 नन्हे मेहमान मस्ती करते नजर आए। आप देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।